वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये घूर्णन गति के संबंध में है, यानी घूर्णन गति इंग्लिश में कहें तो रोटेशनल मोशन। तो अगर टॉपिक या चैप्टर का नाम डालना चाहो तो आप चैप्टर का नाम डाल सकते हो घूर्णन गति, इंग्लिश में कहेंगे रोटेशनल मोशन। इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए यही पहला टॉपिक भी है इसका। देखिए गतियां हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो दो तरह से गति करते हैं, एक होती है स्थानांतरीय गति और एक होती है घूर्णन गति। दोनों का थोड़ा सा परिचय हो जाए फिर हम विस्तार से बात करते हैं। ये तो चैप्टर का नाम है। अब पहली हेडिंग जो आप डालेंगे उसका नाम डाल दें स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति को अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। देखो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब सुनना। अगर वस्तु गति करे और एक स्थान से दूसरे तीसरे स्थान तक चली जाए, मतलब स्थान परिवर्तित करती चली जाए, तो उसे हम कहेंगे स्थानांतरीय गति, क्योंकि स्थान में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कार है, सड़क पे जा रही है, तो कार का जो सड़क पे चलना है वो कैसी गति है? स्थानांतरीय गति है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तित करती है, स्थान परिवर्तित करती है, तो उसकी यह गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। स्थानांतरीय गति कहलाती है। उदाहरण में लिख दो, सड़क पर चलती हुई कार की गति। सड़क पर चलती हुई कार की गति। ये तो इसका उदाहरण है। ये हो गई स्थानांतरित गति। इसके बाद अब समझ लेते हैं घूर्णन गति क्या है। तो अब दूसरी हेडिंग डाल दो, घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे पता है? रोटेशनल मोशन। जरा इसको भी जान लो। देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसको जरा समझना। देखिए अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती रहे, स्थान न बदले, किसी बिंदु के परितः घूमे, राउंड ले, तो उसको हम लोग कहेंगे स्थान। तो जैसे आप फैन चल रहा है, पंखा, या कार का जो पहिया है, पहिया धुरे के चारों तरफ घूमता है लगातार कि नहीं बताओ? तो पहिए की जो गति है वो कैसी है? घूर्णन गति है। घड़ी की सुई की गति कैसी है? घूर्णन गति है। पंखे की गतियां कैसी हैं? घूर्णन गति है। तो अगर कोई वस्तु किसी एक बिंदु के परितः घूम रही हो, चारों ओर घूम रही हो, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। तो लिख लो, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परितः गति करे तो उसकी गति घूर्णन गति होगी। उदाहरण में लिख लो, पंखे की गति।
पंखे का घूमना, पहिए का घूमना, पहिए का घूमना, घड़ी की सुई की गतियां, ठीक है, घड़ी की सुई की गतियां, ये सब इसमें आएंगे। तो रोटेशनल मोशन आप जान गए हो। अब इसमें एक टॉपिक आता है दृढ़ पिंड। क्या आता है? क्योंकि हम पढ़ने वाले दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। क्या पढ़ने वाले हैं? तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे दृढ़ पिंड क्या होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? इंग्लिश में कहेंगे रिजिड बॉडी। क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। क्या आप बता सकते हो कोई भाई कि दृढ़ पिंड क्या होता है? बता सकते हो क्या आप? दृढ़ पिंड का मतलब है ऐसी कोई वस्तु जिस पर यदि हम दबाव लगाएं और उसके कणों के बीच सापेक्ष परिवर्तन ना हो, सापेक्ष विस्थापन ना हो, तो वो पिंड कैसा है? दृढ़ है। जैसे एक सिंपल उदाहरण समझ लो कि एक स्पंज हो, उसको दबाइए तो क्या स्पंज पूरा दबेगा? जितनी जगह प्रेशर लगाओ उतना दबेगा, बाद फूला रहेगा। तो सापेक्ष परिवर्तन हुआ, देखो स्थान। लेकिन अगर पत्थर को दबाओगे तो पूरा नहीं दबेगा, थोड़ा भी नहीं दबेगा, कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर किसी वस्तु को दबाने से उसके कणों में सापेक्ष विस्थापन हो जाए, कुछ कण दब जाएं जो दब रहे हो और दूसरे ना दबे, तो वो कैसे हैं? वो दृढ़ नहीं है। और सापेक्ष परिवर्तन ना हो तो पिंड कैसा हुआ? दृढ़। सबसे दृढ़ पिंड अगर माना जाए तो डायमंड को माना जाता है। किसको? सबसे ज्यादा कठोरता किसके पास होती है? डायमंड के पास। इसके बाद होती है क्वार्ट्ज के पास। क्वार्ट्ज सुना हो शायद आपने कभी। क्वार्ट्ज एक पत्थर जैसा होता है, पत्थर भी। तो आप लिख लीजिएगा ऐसे पिंड जो दबाव डालने पर कणों में सापेक्ष विस्थापन ना प्राप्त करें, दृढ़ पिंड कहलाते हैं। दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अब जरा इसका उदाहरण देख लो। जैसे मैंने क्या आपसे बताया, एक तो हीरा यानी डायमंड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज टा पे उड़ेगी रा, ठीक है, क्वार्ट्ज, पत्थर आदि। इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। देखिए दृढ़ पिंड तो आप समझ ही गए। अब दृढ़ पिंड की हम घूर्णन गति पे बात करेंगे। देखो जो दृढ़ पिंड है, इनकी घूर्णन गति के लिए कुछ समीकरण सीखने हैं तुम्हें। यानी वो गति के समीकरण है लेकिन घूर्णन गति के लिए। तो देखना जरा, जैसे साधारण अगर गति के समीकरण पूछूं मैं, या रेखीय गति के समीकरण पूछूं आपसे, तो देखो रेखीय गति में जो होते थे समीकरण 3 होते थे। पहला होता था v बराबर u प्लस AT, दूसरा होता था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा होता था हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। याद आए तीनों? अब ये हम घूर्णन गति में बताना चाहते हैं, तो पहले अंतर समझ लो। जैसे प्रारंभिक वेग u होता था रेखीय गति में, घूर्णन गति में उससे हम लोग ओमेगा नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जहां v होता था वहां घूर्णन गति में ओमेगा होगा। जहां त्वरण a होता था वहां पर कोणीय त्वरण अल्फा इस्तेमाल होगा। जहां पर s इस्तेमाल करते थे विस्थापन, वहां कोणीय विस्थापन थीटा इस्तेमाल होगा। ये अंतर समझना जरा। प्रारंभिक वेग को क्या मानोगे? ओमेगा नॉट, अंतिम वेग ओमेगा, त्वरण अल्फा, और दूरी या विस्थापन कोण वाला होगा थीटा। तो अब जरा ये समीकरण देखो क्या बनने वाले हैं। v बराबर u प्लस AT था, तो v की जगह ओमेगा है और u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा।
तो समीकरण क्या बना, देखो यहां से कंपेयर करके देखो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा देखो एस इज इक्वल टू था ना, एस की जगह थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा उठा लो, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों समीकरण आ गए, इनकी प्रूविंग भी करनी है, इनको नोट करो फिर हम प्रूविंग कराते हैं आपको। देखिए जो घूर्णन गति के समीकरण बने हैं, अब इनकी हम प्रूविंग करना चाहते हैं। ये कैलकुलस विधि से प्रूविंग सिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो पहला समीकरण उठाते हैं, हम सब सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूविंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट होता वैसे हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो ये लाना है तुम्हें, प्रूविंग जो करनी है उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो रिजल्ट लाना है मुझे, हम वहीं से शुरू करते हैं। जैसे हमें यहां ओमेगा लाना है, देखो तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। हम कहेंगे सबसे पहले हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं बाद में बताएंगे, पहले लिख देंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं, सुनो, ओमेगा लाना मुझे, ओमेगा लिख दिया और d बाई डी टी अपने पास से लगा दिया। अब आप सोचो कि ये किस चीज का सूत्र है, डी ओमेगा बाई डी टी। भाई ये कोणीय वेग परिवर्तन है, ये समय से भाग है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, कोणीय त्वरण। वेग परिवर्तन की दर होती है त्वरण, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए, कोणीय त्वरण अल्फा। तो यहां ऊपर यही लिख देंगे, हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण ये डी ओमेगा पान डी टी इज इक्वल टू अल्फा। अब त्रिया गुणा कर दो, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा डी टी। अब तुम्हें इस तरह के जो समीकरण बनते हैं सीधे सीधे, इनको बोलते हैं अवकल समीकरण। इनको हल करने के लिए हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो कहेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो चलो जरा समाकलन का चिन्ह लगाओ, इधर डी ओमेगा के साथ, इधर अल्फा बाहर ले लो, डी टी के साथ समाकलन। देखो जब समाकलन करना तो लिमिट और चाहिए होती है, तो ये देखना लिमिट किस चीज की चाहिए। जैसे यहां ओमेगा में डी लगा है यानी कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का प्रारंभिक मान हम लोग क्या मानते हैं, ओमेगा नॉट, और अंतिम क्या मानते हो, ओमेगा। तो ये ओमेगा की लिमिट हो गई। यहाँ डी टी के साथ लगा डिफरेंशिएशन, तो 0 से टी शुरू होता है टाइम और टी तक जाता है, तो ये लिमिट्स हो गए। डी ओमेगा का जब समाकलन करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और ये ओमेगा नॉट से ओमेगा। डी टी का समाकलन करोगे तो टी आ जाएगा 0 से टी। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट देखो, ओमेगा को जब ओमेगा से रिप्लेस करोगे तो ओमेगा ही आएगा, ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दो, ये देखो टी को टी से रिप्लेस कर दो, टी को 0 से, तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। इस ओमेगा नॉट को उधर पक्षांतर कर दो, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताओ, इसकी प्रूविंग नोट करो भाई। अब देखिए हम दूसरा समीकरण उठा रहे हैं, उसको प्रूफ करना चाहते हैं। देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है। अच्छा एक बात समझना, हमें लाना क्या है यहाँ, फाइनली थीटा लाना है। शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग, हम कहेंगे हम जानते हैं, हम जानते बहुत कुछ है, ध्यान रखना, लिखते हैं इसीलिए हम लोग हम जानते हैं। हम जानते हैं, मैं नहीं, आप ध्यान रखना, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। सुना है, मैं माने अहंकार। जब आपके अंदर मैं आ जाए तो ईश्वर नहीं मिलने वाला है। जब ईश्वर मिलेगा तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अगर मेरे को मैं जानता हूं तो ये तो अहंकार हो जाएगा। हम जानते हैं, मतलब हम तो जानते हैं, तुम लोग भी जानते हो। हम हमेशा अच्छी बात बताता है, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता है। कोई आपने मान लो काम किया है और तुमने कहा मैंने किया, तो सब घर वाले गुस्सा हो जाएंगे। और तुमने कहा नहीं हम लोगों ने किया है,
तो लोग कहेंगे जिन्होंने नहीं भी कहा वो सोचे चलो हमको भी कहा गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होता है। टीम में देखो जिताने के लिए 2 ही 3 प्लेयर मेन होते हैं। वो क्या मैंने जिता दिया टीम, तो अगली बार से तुम सही खेल रहे हो तो तुम्हारे साथी बिगाड़ देंगे खेल। तो इसलिए हमेशा मैं नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, हम जानते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो जरा अच्छा बताओ। थीटा लिखो, फिर क्या करो इस पे डी बाई डी टी लगाओ। ये सोचो क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय है, वेग होता है, कोणीय विस्थापन है ना ये, तो ये ओमेगा है। तो अब आप यहां लिख दो, हम जानते हैं कोणीय वेग। ये सूत्र किसका है, कोणीय वेग का है। कोणीय वेग डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा, तिर्यक गुणा कर दो, तो डी थीटा बराबर क्या आया, ओमेगा डी टी। आया कि नहीं आया। लेकिन एक बात देखो, जो लाना है प्रूविंग में वहां 2 टर्म है, देखो आरएचएस में, और यहां अभी एक ही टर्म चल रहा है। देखो इसे 2 भागों में तोड़ लिया जाए तो लग रहा है वो चीज आ जाएगी। तो एक काम करो, ओमेगा को 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हो। अभी देखो गति का पहला समीकरण सीखा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सीखा कि नहीं सीखा। तो अब तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। तो इस ओमेगा को हटा के ये लिख सकते हैं, देखो तो डी थीटा बराबर ओमेगा के स्थान पे आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। यहां तक समझ में आया मैटर। बताओ, समाकलन कर लो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर चलो करते हैं समाकलन। तो समाकलन का चिन्ह यहां लगा दिया, ओमेगा नॉट बार ले लो इंटीग्रेशन डी टी, अल्फा बार ले लो यहां पर और इंटीग्रेशन डी टी। लिमिट्स ढूंढो, यहां डी किसके साथ है, थीटा, यानी कोण, प्रारंभिक कोण 0 से शुरू होता है और थीटा तक जाता है। यहाँ टी के साथ टाइम, टाइम 0 से टी, यहां भी टी के साथ है 0 से टी। अच्छा अल्फा और टी और था देखो, तो टी डी टी बचेगा अंदर, अल्फा बाहर है और टी बचा उसका टी डी टी। समाकलन करो, डी थीटा का समाकलन थीटा 0 से थीटा, डी टी का समाकलन टी 0 से टी, और टी डी टी है तो टी का होता है समाकलन टी स्क्वायर बाई 2। ये चीज ध्यान रखना, ये पढ़ा चुका हूं मैं समाकलन में। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, तो टी का टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाओ, थीटा माइनस 0, टी को टी से रिप्लेस कर दो तो टी माइनस 0। यहां पर देखो अरे प्लस है भाई, टी को पहले टी से रिप्लेस किया और फिर 0 से रिप्लेस किया, तो 0 से 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो गति का दूसरा समीकरण आ गया है, नोट करो इसको भी। देखिए जब दूसरा प्रूफ हो गया तो तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा समीकरण है क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। फिर वही बात, शुरुआत कहां से होनी चाहिए भैया, तो हम लिखते हैं बार बार, क्या लिखते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो, अच्छा बताओ भाई, कि अब आगे बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद कि क्या जानते हैं। पहले ओमेगा इधर लाना है तुम्हें, लिख दिया डी बाई, ये किस चीज का सूत्र आया है, अल्फा का। तो हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण, जो कोणीय त्वरण है डी ओमेगा बाई डी टी वो अल्फा होता है। लेकिन यार एक बात देखो, ये तो फर्स्ट वाले में भी यही किया था, देखो यहीं से तो शुरुआत हुई थी। तो अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाओगे तो पहला समीकरण आ जाएगा, हमें चाहिए तीसरा, तो थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके बाद। तो पहले में देखो थीटा नहीं था रिजल्ट में कहीं, और इसमें थीटा है, यानी थीटा कहीं से लाके इसमें डाला जाए। तो एक काम करो, डी थीटा से गुणा कर दो, डी थीटा से भाग कर दो। देखो गुणा और भाग किसी चीज से हम अपने मन से कर सकते हैं, जानते हो बात कि नहीं जानते हो। तो हमने देखो डी थीटा से गुणा किया, डी थीटा से भाग कर दिया। इतना करने के बाद थोड़ा अरेंज उल्टा किया, देखो इसको एक साथ लिखो, डी थीटा बटे डी टी कर दो, और ये डी ओमेगा अपान डी थीटा अलग कर दो। देखो
ऐसे लिखा जा सकता है देखो, और डी थीटा अपान डी टी यानी विस्थापन बटे समय, यानी कि ये वेग हो गया ओमेगा। ये क्या है, काय का सूत्र है, ओमेगा का। अब तिरछा गुणा करो देखो, तो ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा। ऐसा जब आ जाता है तो हम कहते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने का। तो करो चलो दोनों पक्षों का समाकलन। तो चलो कर देते समाकलन। यहां समाकलन चिन्ह लगाया, ओमेगा डी ओमेगा लिखा, अल्फा बाहर निकाला, डी थीटा लिखा। अब सुनो लिमिट देखो, ये ओमेगा के लिए सॉल्व हो रहा है ना, यानी कोणीय वेग का प्रारंभिक मान होता है ओमेगा नॉट, अंतिम होता है ओमेगा, ये 0 से थीटा। अब देखो, अच्छा जैसे x dx होता है तो एक्स स्क्वायर बाई टू, v dv था अभी तो v स्क्वायर बाई टू किया, तो ओमेगा डी ओमेगा हो तो इसका समाकलन क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर बाई टू लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। अच्छा डी थीटा का तो थीटा होता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लिमिट लगाते हैं, पहले ऊपर वाला रखते हैं, तो ओमेगा को ओमेगा से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ओमेगा स्क्वायर बाई टू। लेकिन अब ओमेगा को किससे रिप्लेस करना है, ओमेगा नॉट से, माइनस लगा के, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू। इधर थीटा को थीटा से, फिर थीटा को 0 से, ये लिमिट लगाने का तरीका है। एलसीएम ले लो 2, देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अल्फा थीटा आया, 2 उधर ले जाओ पक्षांतर करके, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, उस तरफ पक्षांतर कर दो, देखो तो क्या बना, ये बन के आया रिजल्ट कि नहीं आया बताओ। क्या ये तीसरा समीकरण नहीं है, नोट करिए।